चिकित्सा स्थान, चरक चिकित्सा स्थान, फर्स्ट चैप्टर रसायन चिकित्सा हम डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट चैप्टर में 4 पाद, रसायन चिकित्सा में 4 पाद के बारे में हमको पढ़ना है। यहाँ पे अभियाम्लकीय, प्राणकामीय, करप्रचितीय और आयुर्वेद समुत्थानीय। फर्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं अभियाम्लकीय पाद के बारे में, जिसमें 6 योग हैं। प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, आम्लक रसायन, च्यवनप्राश और 5वां और 6वां हरितकी रसायन या हरितकी आदि योग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड पाद प्राणकामीय रसायन पादम के बारे में, जिसमें योग है 37। टोटल 37 को याद नहीं रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको हमको पढ़ना है। ठीक है, जनरली सभी के योग आपको याद होने चाहिए। अभियाम्लकी में 6, प्राणकामी में 37, कर प्रचिति में 16, आयुर्वेद समुत्थानी में 4 योग डिस्क्राइब या बताए गए हैं। ठीक है, सेकेंड सबसे पहले हम कंटिन्यू करते हैं प्राणकामी रसायन पादम। यहाँ पे दिया है रसायन की फलश्रुति या रसायन का महत्व या रसायन के गुण बोल सकते हैं। त्रिदोष साम्यकर, दौर्बल्य अपहर, अनिल कफ पित्त साम्यकर। इंपॉर्टेंट है ये, किसके लिए बताया गया है कि ये त्रिदोष साम्यकर होता है। अनिल मतलब वात, कफ और पित्त तीनों को साम्यता प्रदान करता है। ये किसका गुण है? रसायन का गुण है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक लाइन दी है आपकी बुक में, ग्राम में आहार जन्य विकार। जितने भी जो विकार होते हैं, जितनी भी जो व्याधियां होती है, जनरली वो कैसे उत्पन्न होती है? ग्राम में आहार से उत्पन्न होती है। इंपॉर्टेंट है। योग के बारे में हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो योग है हमारा आम्लक घृत। ठीक है, तो आम्लक घृत का वर्णन कहाँ किया गया है? तो आपको ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि रसायन में ये वाजीकरण, तो समझ में आता है जनरली कि आम्लक घृत कहाँ से होगा, ये रसायन से होगा। लेकिन आपको यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रसायन में कौन से पाद में वर्णन किया गया है आम्लक घृत का? तो रसायन के सेकंड पाद में वर्णन किया गया है आम्लक घृत का। सेकंड पाद में आम्लक घृत का वर्णन है। ठीक है, जब आपको सभी पाद के योग पता रहेंगे तभी आप इसको बता पाओगे। तो आम्लक घृत जो है वो सेकंड पाद में होता है। इसकी फलश्रुति है 2 से 4 लाइन यहाँ पे दी गई है, इंपॉर्टेंट है। अप्रतिहत गति स्त्रीसु अपत्यवान भवति इति। ठीक है, जो बच्चे नहीं होते वो भी इनका सेवन कर सकते हैं। और एज अ वाजीकरण कंटेंट के रूप में यहाँ पे बताया गया है कि आम्लक घृत का सेवन करते हैं। ये लाइन आपको वाजीकरण की में दी गई लाइन से मिलती जुलती लगेगी। एक साथ लिख के आप इसको कंपेयर करके पढ़ सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। ठीक, बृहत् शरीरम गिरि सारसारम, स्थिर इंद्रियम च अति बलेंद्रियम च। ठीक, शरीर विपुल या बड़ा होता है और सार युक्त होता है। इंद्रियों को स्थिरता प्रदान होती है और इंद्रियों को बल मिलता है आम्लक घृत के सेवन से। ठीक है, फिर सेकंड योग है हमारा यहाँ पे आम्लक अवलेह। सॉरी, आम्लक अवलेह में आम्लक आपको या आम्ले की लेनी है 1000, पिपली लेनी है 1000। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, संख्या इंपॉर्टेंट है। आम्लक सहस्त्रम, पिपली सहस्त्रम, संप्रयुक्तम पलाश तरुण छार, तरुण पलाश के छार को लेना है। 1000 आंवला लेना है, 1000 पिपली लेनी है। ठीक है, और तरुण पलाश का छार लेना है। षण्मासान स्थापयेद अंतर्भूमे, 6 माह तक। अब इसको क्या करना है, कैसे पकाना है, उसके बारे में हमको ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको क्या करना है, फिर पकाने के बाद तरुण पलाश के छार के साथ पकाएंगे, जो भी करेंगे। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद क्या करना है, 6 महीने तक उसको जमीन के अंदर गाड़ के रखना है, गड़ा के रखना है। ठीक है, और तभी तो इसका फल मिलेगा, है ना। रसायन बना रहे हैं अपन तो इसमें टाइम लगता है। ठीक, फिर उसको प्रयोग करना है। पौर्वाहनिक प्रयोगो न अपराहनिक, मतलब पूर्वाहन मतलब दिन में, दोपहर तक, मतलब नाश्ते में ले सकते हैं, जनरली नाश्ते में ही, है ना, सुबह सुबह। और रसायन का सेवन जनरली जो है अच्छे फल के लिए अगर देखें तो खाली पेट लेना चाहिए, है ना। तो परवाहनिक मतलब सुबह सुबह लेना है इसको, अपराहन में नहीं लेना है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये लाइन किसके लिए दी गई है ऐसा पूछ सकता है। तो आम्लक अवलेह के लिए। अवलेह मतलब च्यवनप्राश में भी ऐसे यूज करते, तो खाने के बाद मतलब जनरली नाश्ते के बाद यूज करते हैं ना। फिर नेक्स्ट है आम्लक चूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राविशी भस्म राशो नीद अध्यात तद्व वर्षांते, तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे भी है खाली आपको कि आम्लिकी 1000 आम्लिकी का स्वरस लेना है, और ये 100 वर्ष तक की आयु या शतायु होता है इसका सेवन करने वाला, आंवले का चूर्ण का सेवन करने वाला। ठीक है, फिर विडंगा आंवले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विडंग तंडुल का चूर्ण और पिपली और तंडुल के चूर्ण के साथ पिपली और विडंग की जो रेशियो है वो 1:1 होती है। इसकी जो फलश्रुति है वो पूर्वोक्त जो रसायन की फलश्रुति हमने पढ़ी है वैसी ही है। ठीक, फिर अपर आम्लक अवलेह, यहाँ पे आपको बुक में दिया गया है। अपर आम्लक अवलेह जो है उसमें भी आम्लिकी है 1000, और घृत भावित करते हैं, रात में इसको रखते हैं, और 100 वर्ष की आयु या शतायु प्राप्ति होती है यदि इसको खाते हैं तो।
फिर बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये आता है ये नागबला रसायन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नागबला रसायन के लिए आपको ये लाइन देके पूछ सकता है, धन्वनि कुशास्तीर्णे, ये जो लाइन है या ये जो शब्द है या जो ये वाक्य है वो किसके लिए कहा गया है। तो इसका अर्थ होता है जहाँ पे कुशा ही कुशा, कुश क्या होता है पता है ना, जैसे यज्ञ वगैरह कराते हैं, कभी बैठे हो किसी यज्ञ में तो वहाँ आपको हाथ में कुशा पहनाई जाती है, तो वो मरुभूमि में उगने वाली एक प्रकार की मोनोकॉट ग्रास होती है या घास होती है, ठीक है। तो जहाँ पे मरुभूमि है, मरुस्थल है, वहाँ पे कुशा ही कुशा जहाँ पे उत्पन्न होती है वहाँ पे ये पैदा होता है, ठीक। कौन, नागबला। शीर्ण पुराण पर्णान्य संजातान्य पर्णानी, इसमें इसको कैसा लेते हैं, पुराने पत्र झड़ गए हों लेकिन अभी नए पत्र नहीं आए हों, ऐसा प्लांट ढूंढते हैं हम नागबला का, जहाँ पे पुराने पत्र तो झड़ गए हैं लेकिन नया प्लांट नहीं आया है, नए पत्ते नहीं आए हैं, ऐसा प्लांट ढूंढते हैं हम। क्या करेंगे, नागबला का प्रयोज्यांग, मूल को निकालने के लिए। संग्रहण कब करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागबला रसायन के लिए नागबला जो मूल है ना, प्रयोज्यांग क्या होता है, तो नागबला का मूल लेते हैं मतलब जड़ लेते हैं। और संग्रहण कब करते हैं, तो संग्रहण करते हैं तपसी तपस्या, ठीक है। तो नाग ने तपस्या की, मैं ऐसे याद की थी, अगर आपको कोई और अच्छा तरीका समझ में आए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो नागबला का जो संग्रहण काल है वो होता है तपसी तपस्या, ये तो पता होता है ना कि क्या होता है, तपसी तपस्या, तप तपस्या, तमसु नईस, ये क्या होता है समझ में आता है ना, तमसु नईश, तप तपस्या, मधुमाधव, सूचि शुक्र, ये समझ में आता है जब पढ़ा होगा आपने ऋतुचर्या, है ना, वहाँ पे पढ़ा होगा। चलिए, तो तपसी तपस्या या तप तपस्या, इसको अपन शिशिर ऋतु या माघ फागुन बोल सकते हैं, शिशिर ऋतु में होता है या फिर माघ फागुन में इसका संग्रहण करते हैं। प्रयोज्यांग कैसा है, मूल है, ठीक, ये तो इसका मूल लेते हैं। अगर नहीं भी होता है ना तो क्या करते हैं अपन, इसके जो मूल होती है, मूल की मतलब जो जड़ है, जड़ के ऊपर की जो छाल है इसको निकाल के, इसको सुखा के इसका चूर्ण निकालते हैं और इसका सेवन भी दूध के साथ करते हैं, तो वो भी अपन को लगभग वैसा ही फल देने का काम करता है, ठीक। ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। त्वक पिंड पिंडम आम्र, ये इंपॉर्टेंट है, आम्र मात्रम अक्ष मात्रम, कैसा लेते हैं इसको अपन, हमने इसको बना तो लिया, ठीक। अब इसका जो प्रयोग करने वाला जो मात्रा है वो होती है आम्र मात्रा, आम्र मात्रा, अगर आपको बुक में जो लिखा है वैसा ही अपन को पढ़ना है, ठीक है, या कर्ष मात्रा या फिर तोला बोल सकते हैं या फिर अक्ष मात्रा बोल सकते हैं, ठीक है। तो जनरली आम मात्रा पूछा जाता है, ठीक। तो इसका जो मात्रा है प्रयोग करने के लिए वो क्या है, आम्र, अक्ष मात्रा, कर्ष, तोला आप बोल सकते हैं जो भी, ठीक है। कब तक लेना है इसको, 1 वर्ष तक इसका प्रयोग करना है और 100 वर्ष की आयु की प्राप्ति आपको होती है इससे। गुण क्या है, समानम पूर्वेण, जैसा रसायन में बोला गया है, कुटी प्रावेशिक करते हैं इसको भी, जैसा रसायन में बताया गया है वैसे ही इसको अपन लेके चलते हैं कि वैसा ही इसकी फलश्रुति होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बलादी रसायन, 19 बलादी रसायन, सॉरी 19 बलादी रसायन थी जिसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। बलादी रसायन टोटल है और सभी के बारे में नहीं पढ़ना अपन। वह स्थापन करने वाली जो महाकसाएं होती हैं उनका वर्णन किया गया है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो महाकसाय, कौन से महाकसाय का वर्णन किया गया है या कौन से महाकषाय को सम्मिलित किया गया है बलादी रसायन में, तो वह स्थापन करने वाली महाकषायों का वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है बलादी रसायन में, ठीक है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे भल्लातक क्षीर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागबला इंपॉर्टेंट है पूरे चैप्टर में एक तो, और दूसरा भल्लातक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भल्लातक के लिए यहाँ पे बताया गया है, भल्लातक क्षीर के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे सभी जो इसके योग हैं उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन जो मेन कंटेंट है वो हमारा भल्लातक क्षीर है। पक्व जाम्ब प्रकाश वर्ण वाले, तो इसमें कैसे भल्लातक लेने हैं, पके हुए जामुन के समान प्रकाश वर्ण वाले, मतलब चमकते हुए। अगर प्रकाश में हम उसको देखें या सूर्य के प्रकाश में अगर हम उसको देखें तो वो ऐसे चमकेंगे जैसे पका हुआ जामुन चमकता है, ठीक है। तो ऐसी ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि पक्व जाम और प्रकाश वर्ण वाला जो होता है वो कौन सा पदार्थ होता है या कौन सा द्रव्य होता है जिसको अपन सेवन करते हैं, तो वो होता है भल्लातक। इसका संग्रहण, जैसे नागबला का संग्रहण किया था हमने तपस्या में, ठीक है, नाग ने तपस्या की, संग्रहण करते हैं भल्लातक सूची शुक्र में, ठीक है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में होती है। सूची शुक्र, ज्येष्ठ, आषाढ़, अगर आप समझ सकें इसको, है ना,
ज्येष्ठ आषाढ़ में संग्रहण किया जाता है सूची शुक्र में। ठीक है, तो मेरी एक फ्रेंड का नाम था सूची भल्ला। ठीक है, इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, चतुर्मास स्थित। ठीक, 4 महीने तक इसको क्या करना है, हाँ, प्रयोग करना है। ठीक है, प्रयोग काल है सहसी सहस्य या सहस्य 10 भल्लातकानी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है इसको, कैसे उपयोग में लाना है। 10 भल्लातकानी आपोथ्य अष्टगुणा अंबसा साधु साधित। इसको क्या करना है, 10 भल्लातक लेना है, इसको छील लेना है, इसके बीज निकाल लेने हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, थोड़ा सा कूट के क्या करना है, पानी में पकाना है, और जब तक ये 1/8 बच जाए, अष्टभागावशेषम 1/8 जब ये बच जाएगा तब इसका सेवन करना है। ये किसने बताया, चरक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, चरक ने क्या बताया वो देख रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, टोटल सेवन करना है अपन को 1000। ठीक, तो इन्होंने क्या बताया कि एक दिन में 10 का सेवन कैसे करना है वो बता दिया। ठीक है, 10 का सेवन ऐसे करना है। अब 10 से शुरू करना है, अगले दिन लेना है 11, अगले दिन लेना है 12, ऐसे एक बढ़ाना है। ठीक, और एक बढ़ाते बढ़ाते जब वो 30 हो जाए, 30 हो जाएगा तो वापस क्या करेंगे, 29, 28, ऐसे करते करते फिर 10 आने हैं। ठीक है, और फिर ऐसे करेंगे ना, तो ऐसे करते करते जब तक करना है वापस ये चक्र चल सकता है ना। तो तब जैसे 10 से 30 किया, 30 से फिर 10, फिर 10 से 30, ऐसे करेंगे। तो ऐसे तब तक करना है जब तक कि भल्लातक की संख्या 1000 ना हो जाए। ठीक है, भल्लातक की संख्या कितनी हो जानी है, 1000 हो जानी है भल्लातक की संख्या। और ऐसा करने में कितने दिन लगते हैं, तो चरक ने बताया है, चरक बोल सकते हो या चक्रपाणी बोल सकते हो, चरक ने बताया है ये पूरा करने में होता है 55 दिन। सुश्रुत ने बताया है 35 डेज, और वाग्भट ने बताया है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ठीक है, 1 मिनट, चरक ने बताया है 55 दिन, है ना, चरक या चक्रपाणी बोल सकते हैं अपन इसको। तो और वाग्भट ने बताया है 45 दिन, 49 डेज। सुश्रुत 35 और वाग्भट ने बताया है 45। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ठीक, कंटिन्यू करते हैं, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा। ठीक है, सुश्रुत ने बताया है 1 से 70 होना है, मतलब 1 2 3 ऐसे करके बढ़ा के 70 तक ले जाना है। वाग्भट ने 8 से शुरू करना है। ये अपन जब वहाँ पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये अगर याद नहीं भी रखो तो कंफ्यूज नहीं होना, बस आप चरक का याद रखो यहाँ पे कि 55 दिन हो जाते हैं, 55 दिन में कंप्लीट होता है ये। ठीक है, सॉरी फॉर थोड़ा मैं मिसकंसेप्ट या भूल हो गई है। ठीक है, फिर क्या करते हैं इसको, जब इसको सेवन करते हैं तो उससे पहले अपन सर्पिसा मुखम भज्य, अगर जब अपन भल्लातक का सेवन करेंगे उससे पहले मुख में क्या करेंगे, घी लेप कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, मुख में घी का लेप लगा लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके सेवन से पहले मुख के अंदर घी लगाना है, ऐसा पूछ सकता है, तो अपन भल्लातक के पहले। परिहार काल बहुत इंपॉर्टेंट है। परिहार काल क्या, जब अपन पूरा सेवन कर लिया, इसको मान लीजिए कि इसको पूरे सेवन करने में जितना भी दिन लगा, मान लो 10 दिन लगा, अब क्या करेंगे, द्विस्तावत पयस से उपचार। तो परिहार काल मतलब उसके जैसे 10 दिन लगा टोटल करने में, तो उसके बाद दुगने दिन तक, ठीक है, दुगने दिन तक क्या करना है, अपन को अनाज वगैरह नहीं खाना है, परिहार करना है, सिर्फ दूध पीना है, ये याद रखना। तो परिहार काल कितना होता है, दुगुना होता है, किसके अकॉर्डिंग, चरक के अकॉर्डिंग। अगर परिहार काल सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3 मास तक होता है या त्रिगुण होता है, ऐसे वो समझ सकते हो। ठीक है, सुश्रुत ने भल्लातक को बताया है 1 से 70 दिन तक, और अर्श चिकित्सा में इसका उपयोग किया है। वाग्भट ने रसायन प्रकरण में किया है इसका उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे भल्लातक छौद्र के बारे में। तो भल्लातक छौद्र अष्टभागम मधु संप्रयुक्तम द्विगुण घृतम आद्यत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है भल्लातक घृत में मधु कितना है। तो अष्टभाग मधु, अष्टभाग मधु का अर्थ हम जनरली निकालते हैं 1/8 भाग, है ना, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे 1/8 भाग नहीं है, वहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ भी है कि अष्टभाग मधु, मतलब यदि 1/8 होता तो अगर
मधु तो बहुत कम हो गया, 1/8 का अर्थ है ना, तो अगर मधु इतना कम है तो इसका नाम छौद्र थोड़ी होता है, इसका नाम तो फिर घृत हो जाता है, या फिर जो भी हम देखेंगे ना। तो 1/8 नहीं होता, जितना भल्लातक है उससे 8 गुना मतलब भल्लातक, ठीक है। फिर मधु और सर्पी, तो भल्लातक 1, मधु 8, सर्पी 2। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। भल्लातक छौद्र में मधु होता है 8 टाइम और सर्पी होती है 2 गुनी। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है अपने को, ठीक है। फिर भल्लातक तेल, मधुकेन कलकेन अक्ष मात्रेण शतपाकम, ठीक है। भल्लातक तेल में मधु और इसका कल्क लिया जाता है जो कि अक्ष मात्रा में प्रयोग किया जाता है, 100 बार इसको पकाया जाता है। शतपाकम पाताल यंत्र या भल्लातक तेल निष्पादन के द्वारा इसको पकाया जाता है या बनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर भल्लातक योग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। भल्लातक योग ऐसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा भल्लातक योग नहीं है, ठीक। तो भल्लातक सर्पी, क्षीर, छौद्र, गुड़, भल्लातक यूष, तेल, पलल जिसको अपन खली भी कहते हैं, भल्लातक सत्तू, लवण और तर्पण, ठीक। तो इसके लिए आपके पास ट्रिक है, DM स्टाइल मत पालो, ठीक है। पालो से पल्लल याद रखना है आपको, पल्लल या खली। D से दुग्ध जिसको अपन क्षीर पढ़ेंगे, है ना, भल्लातक क्षीर। M से गुड़ मीठा, DG भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, गुड़ के लिए। S से सर्पी, T से तेल, Y से यवागु, L लवण, M से मधु और T से पल्ल, ठीक। सत्तू, S से सर्पी भी है और सत्तू भी है, ठीक है। ये हो गया आपका 10 योग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा भल्लातक योग नहीं है या कौन सा भल्लातक योग है, ठीक है। तो इसको 2 से 3 बार अगर आप लिखोगे तो आराम से वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक। फिर तुवरक भल्लातक तेल, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये है उभयतो भागर, मतलब दोनों जगह यूज़ किया जाता है, वामक और विरेचन दोनों में। कुष्ठ चिकित्सा में बोला है सुश्रुत ने। तिल तेल और नारियल तेल जो है वो भल्लातक का एंटीडोट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक। भल्लातक की जो मारक मात्रा होती है वो कितनी होती है, 10 ग्राम होती है ना, तो याद रखना है आपको। सेमीकार्पस एनाकार्डियम, एनाकार्डियम सेमीकार्पस इसका नाम होता है। भल्लातक की फलश्रुति अगर आप देखो तो जो फेटल डोज होता है ना, फेटल डोज याद रखना है, फेटल डोज कितना होता है, 10 ग्राम होता है, ठीक। फेटल FATL। फिर श्रुति है, कफजो न स रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन यम न भल्लातकम हन्यात शीघ्रम मेधा अग्निवर्धनम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ऐसा धरती पर ऐसा कोई भी कफज रोग नहीं है, ऐसा किसी प्रकार का विबंध नहीं है जिसको भल्लातक दूर नहीं कर सकता। और भल्लातक क्या है, हन्यात शीघ्रम, शीघ्र से शीघ्र ये मेधा अग्निवर्धनम का काम करता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कर प्रचीतिया रसायन पादम।